तो आज है पेडागोजी अभ्यास क्लास 10। तो सेशन है 10th आपका। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज, थोड़े से कम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज मेरे कुछ पुराने दोस्त मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस इनमें सच में आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। डेली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। तो आ जाइए फटाफट से। होपफुली आपकी तैयारी वैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। वाह, चलिए आ जाइए फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ना किया हो। वैसे मुझे उम्मीद है कि पहले से करके रखा होगा, तभी आप डेली पढ़ने आ रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ के जवाब देने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, कुछ 10-20 सेकंड लीजिए, पोल में जवाब दीजिए। असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है, उसके बाद एक रीजन गिवन है, ठीक है। रीजन और स्टेटमेंट, कथन और कारक, यानी जो कथन है वो उसका कारक उसके लिए ठीक है भी कि नहीं है, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइएगा, आंसर कीजिएगा। 74% लोग कह रहे हैं ए आंसर है। बहुत जल्दी से आंसर दे देते हो यार, हैं एकदम गोली की रफ्तार से चलते हो क्या। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो असर्शन यानी कथन क्या है? ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी जो ह्यूमंस हैं उनमें क्षमता होती है और सीखने और याद रखने की, सीखने और लर्न एंड रिमेंबर की नई चीजों को मोटर डेवलपमेंट में भी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी पूरे जीवन यानी जीवन पर्यंत। इसका रीजन क्या दिया है? यानी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक क्षेत्रों में जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, वो नई चीजें सीखते रह सकते हैं हमेशा तक। यानी उनका दिमाग, उनकी थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये सब बढ़ती रहती है टाइम के साथ। और जो मोटर स्किल्स हैं कि वो हमेशा तेज रफ्तार से ही चीजें फेंकते रहेंगे। तो फिर तो प्लेयर्स कभी रिटायरमेंट ही ना लें। अगर ऐसा ही हो कि जीवन पर्यंत बढ़ती ही रहे आपकी क्षमताएं, तो फिर तो मतलब बहुत सारी चीजें, फिर तो रिटायरमेंट की जगह ही नहीं बचेगी, नए लोग आएंगे ही नहीं। तो ये अपने आप में सही बात नहीं है। इसका रीजन क्या दिया है? आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। यानी एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को, यानी जिनका बचपन अच्छा नहीं बीता, सीवियरली डेप्राइव्ड, बहुत ही वंचित रहे हैं, खाने को नहीं मिला, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, अब्यूज हुआ है या कुछ भी, तो वो जो खराब बचपन है उसके जो आउटकम है आगे आने वाले समय में, या कोई घटना घट गई बचपन के समय में, उसको ठीक किया जा सकता है, या हम कहें इजीली ठीक किया जा सकता है, आगे आने वाले सालों में बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आपके बचपन के जो वो 5-6 साल है ना, वहां तक आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है बहुत हद तक शेप हो जाती है। वो जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं उस समय में, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी शेप कर देते हैं, जिनका प्रभाव आपके ऊपर से जीवन पर्यंत नहीं जाता। बहुत हद तक उसको मैनेज किया जा सकता है। इतना ईजी नहीं है कि चुटकी बजा करके बचपन के जो भी ट्रॉमाज हैं, वो चीजें हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए या हटा दिया जाए। तो दोनों ही बातें गलत हो जाती हैं। ना तो जीवन पर्यंत मोटर और कॉग्निटिव डोमेन्स जो हैं बढ़ते रहते हैं, बहुत ही अच्छे होते रहते हैं, और ना ही ऐसा है कि बचपन की जो भी डिप्राइव्ड बचपन है, वंचित बचपन है, उसको आप ऐसे इरेजर लगा करके हटा देंगे। हो सकता है बच्चे को मेमोरी भी ना हो कि आपके साथ क्या हुआ था, बट वो ट्रॉमा स्टिल आप होल्ड करते हैं, ठीक। तो इस केस में अगर हम बात करें, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। पहले वाला इसलिए ठीक नहीं है, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा बेहतर होता रहता तो रिटायरमेंट की क्या जरूरत थी लोगों को। हमेशा वो एक से एक बढ़िया काम करते, है ना। उनका दिमाग अगर हमेशा ही उस लेवल पे काम करता, और एक एज तक मैक्सिमम पोटेंशियल आप अपना अचीव कर लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। पियाजे के अनुसार वो 16 में भी हो जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं 25 की उम्र तक फ्रंटल लोब डेवलप होगा, तो तब फुल्ली आपका मस्तिष्क डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत वो चीज बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ना 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 ना, गलत आंसर दे दिया। ये तो आपने, मुझे लगा आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ए एंड आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आर कहां से सही है? इसमें आप चलो कंफ्यूज भी हुए थे, यहां कैसे कंफ्यूज हो गए कि बचपन के जो भी ट्रॉमास हैं उनको इजीली डील किया जा सकता है? दैट्स नॉट एट ऑल इजी, ठीक है। तो इसमें डी उत्तर है। अभी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ऐसे क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि कॉन्फिडेंस आ सके। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये समझ में भी आ गया हो, लेकिन डर के मारे आपने सोचा हो कि सेफ साइड चूज कर लेते हैं, ए भी सही और आर भी सही। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द
क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसको लेके कई लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब भी मैं डेवलपमेंट का चैप्टर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का कौन सा एक सिद्धांत डज द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, यानी जो बच्चे का विकास है वो सीधी रेखा में नहीं होता, स्ट्रेट पाथ नहीं है कि इतनी ही गति से हमेशा चलेगा। इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड, आगे बढ़े फिर पीछे आए, आगे बढ़े फिर पीछे आए, ऐसे चलेगा जो विकास है, आगे पीछे कंसोलिडेट करता है अपने आप को अलग अलग स्टेजेस में। ये बात सही है क्योंकि इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट कहेंगे। वर्तुलाकार होता है विकास, एक स्टेज में आपकी हाइट बढ़ी, दूसरी स्टेज में आपकी समझ बढ़ रही है, उस वो जो हाइट बढ़ी है, शरीर का आकार बढ़ा है, उसमें मजबूती आ रही है। दैट मींस एक स्टेज में आगे गए फिर दूसरी स्टेज में पीछे वहीं रुके रहे, हाइट नहीं बढ़ रही है अब, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है विकास अपने आप को, यानी उसमें मजबूती आ रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट है, लीनियर नहीं हो सकता, स्ट्रेट पाथ कभी नहीं हो सकता, लीनियर नहीं हो सकता, एक रेखीय नहीं होता विकास, है ना, स्पाइरल होता है। यूनिफॉर्मिटी हो गया कि एक रूपता का सिद्धांत, यहां ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। यूनि डायरेक्शनल हो नहीं सकता, मल्टी डायरेक्शनल होगा। डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अपने आप ही चीजें हट जाती हैं। यूनिफॉर्मिटी होता है कि पूरी दुनिया में जो इन्फेंसी है वो अमेरिका के बच्चों के लिए भी इन्फेंसी ही है, एडोलेसेंस है तो वो आपका कनाडा के बच्चों के लिए भी है, इंडिया के बच्चों के लिए भी है। तो वो बात तो यहाँ हुई नहीं है। ठीक है, तो चक्रीय बढ़ोतरी या वर्तुलाकार सिद्धांत है विकास का। ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन है, मेनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन एज देयर चिल्ड्रन वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टर्स अनरूली बिहेवियर। दिस इलस्ट्रेट्स डैश इज आर एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि बहुत सारे अभिभावकों ने, ये बात होगी कुछ 2007 की 8 की, मैं छोटी थी, 7th में थी, आई थिंक 7th या 8th में थे हम लोग। तो शिनचैन आता था और उस पे बैन की बहुत ज्यादा बातें चल रही थी। बहुत सारे अभिभावकों ने, माँ बाप ने, जो गार्डनर्स, उन लोगों ने, गार्जियंस ने क्या कहा कि भाई ये शिनचैन जो आता है इसको बंद कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बैन लगा दिया जाए शिनचैन पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अनरूली व्यवहार है, वो जो अभद्र व्यवहार है जो कई बार शिनचैन करता है, उसको कॉपी कर रहे हैं या उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। क्यों किया जाए ऐसा? ये क्या बताता है कि बच्चे के सामाजिकरण में, मतलब वो कैसे रहेगा समाज में, कैसे बिहेव करेगा, कैसे नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स वगैरह को एक्वायर करेगा, इस चीज पे प्रभाव पड़ता है बहुत हद तक मीडिया का। क्योंकि शिनचैन किसका उदाहरण है? मीडिया से ही आ रहा है ना। चाहे आप पबजी हो, सब्जी हो, या फिर अगर हम बात करें आपकी जो भी मूवीज बच्चे देख रहे हैं, जो भी कार्टून्स वो देख रहे हैं, ये बेंड्यूरा की थ्योरी में भी ये बात है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो बेंड्यूरा कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो हम देखते हैं उस चीज का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी मूवीज में आप देखते हैं कि 18 साल तक की उम्र की एज लिमिट है, भाई 18+ लोग ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो चीज शायद उस बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाए, है ना, उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर जाए और वो वैसा ही व्यवहार इमिटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, आप किसी कमजोर या 16 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को आप कबीर सिंह दिखाओगे तो वो महानता तो सीखेगा नहीं, है ना। कबीर सिंह मूवी है, कई लोग कबीर दूसरे सेंस में ले जाते हैं, तो वो महानता तो सीखेगा नहीं, क्योंकि उसका दिमाग जो है अभी वो उतना डेवलप नहीं हुआ, जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो मीडिया का हमारे सोशलाइजेशन पे, हम समाज में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हरकतें करेंगे, इन सब चीजों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया क्या है? एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन में। और कैसी एजेंसी है? सेकेंडरी एजेंसी है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी एजेंसी है ना, गॉड है। ठीक, पीयर्स, नेबरहुड, रिलीजन की बात यहां नहीं हो रही, मीडिया से सीख रहे हैं। शिनचैन जो है वो मीडिया में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हर जगह पे एग्जाम में, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जॉन डुई याद कर लीजिए, बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा, आगे बढ़ते हुए बेहतरी के लिए शिक्षा, जिसमें बच्चा एक्टिव है, जो बच्चे के हित में है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तो कौन सा एक ऑप्शन प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए करेक्ट होगा? हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी, लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करेगी। ठीक, बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो 99% आपका आंसर सही है, अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ये बच्चों को अलग थलग कर देता है। सिर्फ लेक्चर दिलाएंगे बैठा करके तो पैसिव हो जाएगा बच्चा, और हमें बच्चा चाहिए एक्टिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। टीचर सेंटर्ड में होता है लेक्चर मेथड का इस्तेमाल। लेक्चर मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। ग्रुप में सीखना चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चों को सेंटर में रख के सीखना चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। फिर है बी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, टेस्ट
टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो ये कभी भी कोई भी पॉजिटिव प्रणाली ये नहीं कही कि रैंक कर दो बच्चों को, लेबल कर दो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड के हिसाब से लगा दो। फिर है सी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्टिविटी करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, ग्रुप में सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके, यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन कहता है इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स टू एनकरेज लर्निंग। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्किनर ने बात की है, वो भी बिहेवियरिज्म में, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आसपास भी नहीं है। ठीक है जी, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सब प्रोग्रेसिव एजुकेशन या कंस्ट्रक्टिविज्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते। राइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83% लोग सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जीन पियाजे प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी पियाजे की स्टेजेस का सीक्वेंस क्या है। मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, SPCF। क्या है SPCF? देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं SPCF हमें पता है, पोल में आंसर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, खुशी खुशी, है ना। कितने कम लोग, मतलब कुछ 4000 के लोग आसपास देख रहे हैं और 1.7 के लाइक्स हैं। यहाँ दिखता रहता है, सारा हिसाब हो जाता है। देखिए एक बार, देखो पेपर कभी भी आए, तैयारी अपनी करते रहो, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग डेली होनी चाहिए। ये सिर्फ 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है बेसिकली, ये आपके दिमाग को खोलने वाले टॉपिक्स हैं, जिनसे एक टॉपिक से 4 चीजें आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है बात। 84% कह रहे हैं बी ऑप्शन, यानी कि सेंसरी मोटर, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, SPCF। पी फॉर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव या 11 से 16 वर्ष। प्री ऑपरेशनल के बाद सेंसरी नहीं आता, पहले सेंसरी आएगा, तो ये तो गलत हो गया। सेंसरी के बाद प्री ऑपरेशनल, बट फॉर्मल ऑपरेशनल से पहले कॉन्क्रीट आता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पहले आ ही नहीं सकता, सबसे पहले सेंसरी मोटर होगा। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है यहाँ, 1 नंबर दिलाने के लिए। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। एक बार आंसर कीजिएगा पढ़ करके। पोल आएगा आपके सामने अभी। हमारे पोल वाले भैया जो है वो गायब हो गए, उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहते हैं। देखो एक बार फटाफट से बताओ। %50 लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। देखिए समझते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा एक क्वेश्चन बच्चा हल कर पाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल बोले तो 11 साल के बाद, जो कि लास्ट स्टेज है पियाजे की। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो रौनक ate 11 chocolates, his sister ate twice as many. How many chocolates they both are in total? They both ate in total. बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एडिशन का मामला है, जो कि पहले ही सॉल्व करने लग जाएगा बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही। इफ A is greater than B and B is greater than C, what is the relation between A and C? अब रिलेशन पूछा है तो इसमें सोचना पड़ेगा, प्रपोजिशनल थिंकिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये बात तो सही लग रही है। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81? 7 + 9। देखो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा कुछ हद तक। ठीक है, प्रोपोर्शन में सोचना पड़ेगा उसको। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, पढ़िए और जवाब दीजिए। लेव वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग? यानी वाइगोस्की के अनुसार कौन से फैक्टर्स, कौन से जो तत्व हैं वो महत्वपूर्ण हैं या प्रभावित करते हैं अधिगम को। वाइगोस्की याद रखिए, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 चीजें तो हमने एटलीस्ट डिस्कस की ही हुई हैं। सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के हिसाब, कल्चरल टूल्स इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अनुसार, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के अनुसार। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करेंगे, थॉर्नडाइक करेंगे, बिहेवियरिस्ट लोग करेंगे, व्यवहारवादी, बट कौन नहीं करेंगे? कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करेंगे। SCL से सिंपल याद रखेंगे, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। फ्री का नंबर है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, फोर्थ को हटा देंगे।
भाई जहां पे भी फोर्थ है वो तो वैसे ही हट जाएगा, और सिर्फ अकेला वन क्यों, बाकी दोनों भी सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, when teachers make adjustment in the support extended to the child according to the child's current level of performance, it is referred to as। यानी वाइगोस्की के अनुसार जब टीचर्स क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं सपोर्ट को बच्चे के अकॉर्डिंग, जो उसका करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट देते हैं बच्चे को, तो ये सपोर्ट क्या कहलाता है? टेम्परेरी हेल्प को वाइगोस्की के अनुसार क्या कहते हैं, बताइए एक बार। रीइंफोर्समेंट कहेंगे, वाइगोस्की ने बात ही नहीं की रीइंफोर्समेंट की। कंडीशनिंग की बात वाइगोस्की नहीं करते, ये तो बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं, चाहे वो स्किनर हो, पावलोव हो, थॉर्नडाइक हो, है ना। मॉडलिंग की बात बेंड्यूरा करते हैं। तो अगेन यहाँ पे वाइगोस्की फिट ही नहीं होते, तो एक ही व्यक्ति सही है, स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं इसको, जब जहां पे बच्चा अटकेगा वहां मदद दी जाएगी, चाहे प्रॉब्लम को आधा सॉल्व किया जाए, चाहे कोई हिंट दी जाए, चाहे कोई क्यू दिया जाए, मतलब टेम्परेरी हेल्प को पाड़ या मचान या स्कैफोल्डिंग कहते हैं एज पर वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है दिया था ब्रूनर ने, बट वाइगोस्की इसको अपनी थ्योरी में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और दीजिए जवाब, पोल में आंसर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3 मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर। यानी थर्ड क्या है, देखो क्या पूछा है, स्टेज 3। स्टेज 1 क्या है, गुड बॉय पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज टिट फॉर टैट जिसको हम कहते हैं। थर्ड स्टेज है हमारी गुड बॉय गुड गर्ल, यानी मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर। यानी गुड बॉय गुड गर्ल यानी रिश्ते बने रहें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, माँ बाप तारीफ करेंगे इसलिए सच बोलना है, होमवर्क पूरा हुआ तो चॉकलेट मिलेगी, या कोई तारीफ करेगा चॉकलेट नहीं मिलेगी, बेसिकली तारीफ करेगा कोई, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहेगा, अरे तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। ये क्या है, थर्ड स्टेज है। 42% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, कह सकते हैं द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल ऑर्डर के आसपास भी नहीं है अभी बच्चा, इसकी नेक्स्ट स्टेज में आएगा सोशल ऑर्डर। फिर है राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नीड्स एंड राइट्स व्हिच आर अनोनिमसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ये फिफ्थ स्टेज या फोर्थ स्टेज में आएगी ये बात। द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। भाई ये तो खतरनाक बात हो गई, आपने सीधा 5वीं 6ठी स्टेज पे पहुंचा दिया थर्ड स्टेज के बच्चे को। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है ना। द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, उसको क्या करना है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखना है ना, प्लीज करना है, हेल्प करनी है अदर्स की। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या बताया है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी बुक थी जिसमें बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की है। गार्डनर ने क्या प्रपोज किया है, दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी इंटेलिजेंस क्या है, एक प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी फैक्टर। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। इसमें 20% लोग क्यों घबरा रहे हैं, ए ऑप्शन कहां से आ जाएगा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात तो गार्डनर कहीं कर ही नहीं रहे हैं, है ना। बात रही इसकी 7 इंटेलिजेंस इन हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। उन्होंने इंडिपेंडेंट बताया है इंटेलिजेंस को कि 8 प्रकार हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। पहले 7 हुआ करते थे, फिर 8 हो गए, अभी हम करंटली 8 ही पढ़ते हैं, वैसे तो बढ़ भी गए हैं, बट अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अभी भी 8 ही पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हायरार्की में नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस से बड़ा है या ऊपर है या नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेजेस नहीं है ये। ठीक है, जी फैक्टर की बात कौन कर रहा है, वो करेंगे स्पीयरमैन। तो आंसर होगा यहाँ पे सही, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। बुद्धि के अंदर अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। कोई किसी तरह से इंटेलिजेंट है, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट है, कोई नंबर्स में इंटेलिजेंट है, कोई स्पेस में इंटेलिजेंट है, कोई साइंस और मैथ्स में इंटेलिजेंट है। तो यानी अलग अलग प्रकार की बुद्धि के प्रकार हैं एज पर गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 says
Several television commercials depict men and women in stereotypical roles. How should a teacher discuss this issue in her classroom? यानी बहुत से जो टेलीविजन में विज्ञापन आते हैं वो महिलाओं और पुरुषों को बहुत ही रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं कि महिलाएं हैं वो कपड़े धो रही हैं, पुरुष हैं वो बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये क्या हुआ? ये रूढ़िवादी भूमिका है, ठीक है, ये रूढ़िवादी भूमिका है। या एक वाइफ है वो अपने पति से कह रही है कि मेरे को तो हार दिला दो, और वो नखरे कर रहे हैं और वो शिकायतें कर रही है, मतलब दिखाया जा रहा है कि डिपेंडेंट कौन है? मॉनेटरीली वाइफ। तो ये क्या स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं। अब ये जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स यदि कमर्शियल्स में दिखाए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स में दिखाए जा रहे हैं, तो टीचर को इस इशू को कैसे डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में, है ना? भाई बच्चा सीख कहां से रहा है? या तो स्कूल से सीखेगा या फिर घर से सीखेगा। अब घर में बैठ के जब वो ऐसा टीवी देखेगा तो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चेंज की, ठीक? तो टीचर को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? पहला ऑप्शन है शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स मेड इन टेलीविजन कमर्शियल्स एट फेस वैल्यू, यानी वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप पर स्वीकार करने को कहें कि भाई मान लो जो विज्ञापन में दिखाया गया वही अल्टीमेट सच्चाई है। तो ये तो बिल्कुल वाहियात बात हो जाएगी। फिर आता है बी ऑप्शन, शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजन्ड डिसीजन, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए शिक्षिका को कि एक काम करो, क्रिटिकली एनालाइज करो जो चीज तुम देख रहे हो कि वो किस हद तक सही है, उसके पीछे बाकी के फैक्टर्स क्या हैं, जो दिखाया जा रहा है वो सच भी है या नहीं है, या होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपनी एक रीजनिंग लगा करके, सही तर्क लगा करके आलोचनात्मक ढंग से सोचो समझो और फिर एक्सेप्ट करो। ये बात तो बिल्कुल सही है ना? फिर आता है सी ऑप्शन, शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीच कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स, यानी जो कमर्शियल में दिया है उसी को फैक्ट मान लेना चाहिए। क्यों मानेगा? अपना दिमाग यूज करेगा व्यक्ति। फिर है डी ऑप्शन, शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी उनको बच्चों को ना वही नकल करनी है कि अगर कमर्शियल में एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया मम्मी घर पे खाना बना रही है, तो जो लड़कियां उनको खाना बनाना है और जो लड़के उनको काम करना है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी भाषा और संज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो किसने कहा कि जो विचार है वो पहले आता है भाषा से, यानी थॉट जो है वो पहले आएगा, लैंग्वेज आएगी बाद में। दैट मीन्स जब मैंने इस पेन को देखा, जब तक मुझे भाषा नहीं भी आती थी तब भी मेरे दिमाग में कोई तो विचार आया होगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा एक ही व्यक्ति है जो कि कहते हैं, जो कि 56% लोग ही सही उत्तर दे रहे हैं, जीन पियाजे, है ना? जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आएगा, थॉट नॉट कम्स फर्स्ट बट ऑल्सो डिटर्मिन्स दी लैंग्वेज, कि विचार ही निर्धारित करे, विचार न सिर्फ पहले आता है बल्कि निर्धारित भी करता है कि भाषा क्या होगी, ठीक है? तो थॉट से लैंग्वेज आती है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट पैरेलली चलते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जाकर के मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक? तो ये ऐसा नहीं है कि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि पहले लैंग्वेज आएगी कि थॉट आएगी। यहाँ पे सिंपल बात है कि थॉट से लैंग्वेज जीन पियाजे, वाइगॉस्की कहते हैं थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली चलते हैं। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन है, पढ़िएगा, देखिए एक बार। Which of the following statement regarding proposals made by NEP National Education Policy 2020 is not correct? यानी कौन सा एक प्रपोजल जो दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा सही नहीं है? बताइए एक बार कौन सा सही नहीं है, फटाफट से बताइए। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये देखिए, NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment, यानी आकलन जो है वो रोल प्ले के द्वारा ग्रुप वर्क में कराना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। NEP 2020 proposes shift from formative to summative assessment, यानी फॉर्मेटिव से, रचनात्मक से योगात्मक की तरफ ले जाएं। रचनात्मक में क्या होता है? एक्टिविटीज होती हैं। समेटिव में क्या होता है? पेन पेपर टेस्ट या फिर जजमेंट के लिए किया जाता है समेटिव आकलन या मूल्यांकन, ठीक। फिर आता है NEP 2020 proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self assessment भी होना चाहिए, पीयर असेसमेंट भी होना चाहिए। ये बात भी सही है कि बच्चा खुद का भी आकलन स्वयं करे, टीचर के अलावा वो खुद भी देखे उसने कैसा काम किया है और उसके पीयर्स भी उसको असेस कर पाए, ठीक। ये बात तो सही है। डी ऑप्शन है NEP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domains। भाई सभी डोमेन्स में जो कैप है BS ब्लूम का, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी दिल, दिमाग और शरीर, तीनों चीजों को आप आकलन कर पाए, ऐसे होना चाहिए असेसमेंट।
एक चीज गड़बड़ है यहाँ पे, जो 46% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बी ऑप्शन। फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं, समेटिव से फॉर्मेटिव की बात होगी कि एक्टिविटी सेंटर्ड लाओ। फॉर्मेटिव में एक्टिविटी सेंटर्ड होती है चीजें, फीडबैक सेंटर्ड होती है, समेटिव में जजमेंट बेस्ड होती हैं या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, बाकी तीनों चीजें सही हैं, बस बी गलत है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, शुड टर्म्स टेक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट एंड एवरेज बी यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। यानी जो इस तरह के टर्म्स हैं, जो लेबल्स हैं कि ये स्लो लर्नर है, ये ब्रिलियंट बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, इस तरह के टर्म्स, इस तरह की लेबल्स को यूज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये पूछा है आपसे। बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है यस, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस, के किया जाना चाहिए। नो, क्योंकि इससे बच्चे लेबल होंगे उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, और नॉन इंक्लूसिव है ये, यानी सबको एक साथ लेके चलने वाला शब्द नहीं है। फिर है यस, इट कैन हेल्प अ टीचर टू कैटेगराइज चिल्ड्रन इन हिज क्लासरूम, यानी यस। फिर है नो, दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मेनी मोर सच वर्ड्स। अब बताइए कि सही है कि गलत है। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, लेबल करना कभी भी बच्चों को सेग्रीगेट करना, अलग थलग करना उसकी क्षमताओं के बेस पे अच्छा नहीं होता कि एक को ब्रिलियंट कहोगे तो दूसरे को मूर्ख भी कहोगे, दूसरे को मूर्ख कहोगे तो किसी को एवरेज भी कहोगे, तो ये गड़बड़ मामला है ना। तो यस तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। तो यस वाले दोनों ऑप्शन को हटा दिया, अब नो में से चूज करना है हमें। नो में पहला रीजन है, नो दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव, यानी बच्चे को एबिलिटी के बेस पे ये ठप्पा देते हैं, लेबल करते हैं, और ये इंक्लूसिव नहीं है, सबको एक साथ लेके नहीं चलते। बात तो सही है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मेनी मोर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोफाइल्स। अब ये तो कह रहा है कि भैया इतनी सफिशिएंट नहीं, और 70 वर्ड ऐसे ले आओ बच्चों को ठप्पा लगाने के, तो ये तो खतरनाक है। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। 63% लोग आंसर सही दे रहे हैं कि हम बच्चे को लेबल नहीं कर सकते, अलग थलग नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 says Which kind of diversities should a teacher respect and include in her classroom? एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि किस तरह की डाइवर्सिटीज, विभिन्नताएं, अलग अलग होना। एक टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्लासरूम में डाइवर्सिटीज को, चाहे वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर, क्रीड, रेस, धर्म, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी बेसिस पे हो, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम, कैसे, किस तरह की आपकी डाइवर्सिटीज को, विभिन्नताओं को, रीजनल बेसिस, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक या लिंग्विस्टिक। मन कर रहा है किसी का आंसर देने का? सभी तरह की, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी तरह की, ऑल टाइप्स ऑफ। भाई जितने भी विभेद हैं या डाइवर्सिटीज हैं, सभी को स्वीकार करना है टीचर को, और आगे लेके चलना है, बच्चे को इंक्लूड करना है। एजुकेशन फॉर ऑल है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये बेसिकली सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है इस बार। ये बेसिकली क्वेश्चन ही गलत बनाया उन्होंने, या तो उनको ऑप्शन देने चाहिए थे कि ऑल ऑफ दी अबव, या फिर कोई 3 या तो 4। तो इसमें नंबर सबको फ्री मिला है ना। आप सीटेट की आंसर की में देखेंगे तो आपको मिलेगा 9 दिया हुआ है। 9 का मतलब होता है सबको नंबर मिला है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चारों में से जो भी आपने मार्क किया, चारों तो सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें, है ना। तो ये फ्री फॉर ऑल है। अगर इसमें ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाता, 1 2 3 4 चारों सही है। तो ऐसा कई बार पेपर में भी एग्जामिनर से गलती होती है, सिर्फ टीचर से ही नहीं, ठीक है। तो ये हुई कुल मिला के बात। आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे लाइक शेयर करके।